मुश्किल वक्त ही वो वक्त होता है जिसके अंदर आपका रिश्तेदार अगर बीमार हो, परेशान हो, आप मदद करते हैं तो वो बॉन्डिंग होती है, वो आपकी मोहब्बतें बढ़ जाती हैं। तो स्टेट ने अवाम के साथ एक बहुत बड़ी बॉन्डिंग की है, ये मोहब्बतें बन, ये कौम मुत्तहद हुई है इस बुनियाद के ऊपर। और 1 करोड़ अगर 69 लाख लोगों तक ये एहसास प्रोग्राम जो बहुत ट्रांसपेरेंट, जिस पर बहुत किसी ने उंगली नहीं उठाई, जिसके मुतालिक प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोदी साहब को कहा कि हमसे एक बात अगर हम तुम्हारे शेयर कर सकते हैं तो ये ले लो, ये बहुत अच्छा हमने तरीक़ेकार अख्तियार किया। वहां पर और यहां पर कितना फर्क था। लॉकडाउन हुआ भारत में और करोड़ों लोगों को कह दिया गया कि तुम पैदल जाओ, 1000 मील दूर तुम्हारा घर है, हमें कोई फिक्र नहीं, तुम जाओ, पैदल जाओ। मगर ये कि ये लॉकडाउन तो होगा, ये एलिटिस्ट लॉकडाउन की कैफियत थी जिसके अंदर गरीब बड़ी मुश्किलात से गुजरा। यहां हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया और हमने गरीब की फिक्र करते हुए एहसास प्रोग्राम के जरिए उनके साथ मोहब्बतों का रिश्ता बड़ा किया। अगर 1 करोड़ 69 लाख खानदान तक एहसास के रकम पहुंची, ये उन्हीं की अमानत थी, एहसास की अगर रकम पहुंची तो इसका मतलब कि 7-8 करोड़ अफराद तक ये बात जरूर गई, क्योंकि हर खानदान में, हर घर के अंदर 5-6 अफराद तो होंगे जो इससे मुस्तफीज होंगे। एक घर में 2 रकूमत नहीं पहुंची। फिर मैं बात करना चाहता हूं आपसे कि कौमें अगर गुर्बत से निकलती हैं तो 2 वजूहात से निकलती हैं खास तौर पर, एक तालीम और दूसरे सेहत। सेहत के हवाले से आपने देखा कि इतनी तैयारी की आपकी कौम ने, इतनी तैयारी की आपकी हुकूमतों ने कि जो चीज आपने अस्पताल बनाए, बेड्स बनाए, मेरे ख्याल से किसी जगह भी 60 या 70% से ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं हुए। तो तैयारी आपकी ज्यादा थी। क्रेडिट टू योर ऑर्गेनाइजेशन के आपने ये काम किया। तालीम के ऊपर मैं आना चाहता हूं कि कोविड ने मजबूर किया और बड़ी तेजी से हमारी तालीम की मिनिस्ट्री ने इस पर, शफकत महमूद साहब इन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और ये बात टीवी के जरिए बच्चों के घरों तक तालीम पहुंची और आईटी का सिस्टम भी इसी के लिए बेहतर किया गया। मगर तालीम की जब मैं बात करूं तो सबसे बड़ा अच्छा रास्ता जो मुझे नजर आता है वो यकसा तालीमी निसाब के हवाले से तैयारी की है। इसमें क्या होता है, इसमें सारी कौम एक अच्छे अंदाज से इकट्ठा एक सोच के एतबार से आगे बढ़ेगी और कंट्रोवर्सीज कम होकर सबका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा। ये कम स्टैंडर्ड एक करने का मतलब ये नहीं होता कि कम किया जाए, सबका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा। यकसा तालीमी निसाब एक पाकिस्तानियत और एक मुसलमान को अच्छा इल्म देगी। इसके साथ साथ 50,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स दी गई, 50,000 हायर एजुकेशन के लिए, यानी सरप्लस थी स्कॉलरशिप्स। और इसके बरक्स पहले देखिए ना, आप तो सीखते हुए आ रहे हैं ना, तो पिछले तकरीबन 17 सालों में कुल 28,000 स्कॉलरशिप्स दी गई थी, ये 50,000। तो जो आपकी कौम तरक्की करेगी, मजबूत होगी, गुर्बत से निकलेगी, उसकी 2 वजूहात होंगी। सेहत का ख्याल रखा जाए, माशाअल्लाह बड़ी अच्छी तरह से कौम को मैं मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने सेहत का किस अंदाज से ख्याल किया और जो पैगाम पहुंचा उसके ऊपर अमल किया, और उसी तरह से तालीम के ऊपर। फिर मैं अब बात करना चाहता हूं मईशत पर, आपकी जीत गिनाना चाहता हूं, वो खुशखबरियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो पिछले साल आपने हासिल की डिस्पाइट कोविड के बावजूद की। यानी दुनिया के अंदर ये सारी चीजों ने बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशें की, -20% जीडीपी, -15% जीडीपी, और आपके यहां क्या तब्दीलियां आई। करंट अकाउंट का खसारा 20 अरब से आप 3 अरब पर लेकर आए। ज़र मुबादला के ज़खायर 8.5 अरब से 12.5 अरब हुए। महसूलात टैक्स के एतबार से डिस्पाइट कोविड के बावजूद, मईशत की कमजोरी जो हुई कोविड की वजह से, उसके बावजूद आपने 300 अरब आपका महसूलात और टैक्स बढ़ गए। एक नया कंस्ट्रक्शन और तामीराती पैकेज आया जो मैं समझता हूं इकोनॉमी को बड़ी तेजी से रिवाइव करेगा। और इसकी अक्कासी कहां हुई? इसकी अक्कासी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हुई। जो मुस्तकबिल के एतबार से उम्मीद लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान के इंडिकेटर्स अच्छे हैं। यह आप पाकिस्तानियों ने देखा, बाहर वाला तो बाद में इन्वेस्ट करेगा। ये पाकिस्तानियों को अपनी कौम के ऊपर, अपने मुल्क और अपनी मईशत पर जब भरोसा होगा तो फिर वो दिखाता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जरिए उसने 40,000 का हदफ पूरा किया, जबकि दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस नीचे गई, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई। माशाअल्लाह
मोदी ने भी स्टेबल रैंकिंग दी। अच्छा, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पिछले साल की आपकी जीत थी कि आपने 28 से जंप किया, सीमेंट की प्रोडक्शन बढ़ गई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मईशत एक क्लाइंब की तरफ जा रही है, बढ़ने की तरफ जा रही है, और ये कोविड के बावजूद है। ये बहुत बड़ी जीत है आपकी, मुबारकबाद की मुस्तहिक है ये कौम। अब मैं आना चाहता हूं कश्मीर के ऊपर। 5 अगस्त यौम इस्तिसाल के तौर पर मनाया। 5 अगस्त 2019 को में हिंदुस्तान ने, भारत ने आर्टिकल 370 को रद्द किया। वो उन्हीं के आइन का आर्टिकल था, वो गारंटीज देता था हमें उस आर्टिकल से। अब भी हम ये कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, इंडिया के आर्टिकल में भी नहीं होना चाहिए था। मगर उसके साथ साथ वहां मुजालिम बढ़े। हिंदुस्तान ने अपनी नई तारीख रकम करने की कोशिश की है, पुरानी तारीख को मिटाकर नए औराक उसमें डालना चाहते हैं, झूठ सच के साथ। और नतीजा ये है कि माइनॉरिटीज के हवाले से उनका जो सिटीजनशिप एक्ट है वो, और रजिस्ट्रेशन एक्ट आसाम का, इसने वो बात शुरू की जिसके अंदर माइनॉरिटीज के साथ बजाय आपके मुल्क ने क्या किया, आपने मुल्क ने यूनाइट किया और यूनाइट करने की कोशिश की। और इधर क्या हो रहा है, इधर डिसयूनिटी फैल रही है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम चाहते हैं वहां स्टेबिलिटी हो, हम चाहते हैं वहां अमन हो, मगर जब वो खुद अपने आप माचिस डालते रहेंगे और तेल छिड़कते रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, सवाए इसके कि हम परेशान होते रहें कि हमारे नेबरहुड के अंदर अगर ये काम होगा तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। मैं समझता हूं कि कश्मीर का मामला, हक खुद इरादियत का मामला, सलामती कौंसिल के अंदर पिछले साल के अंदर 4 या 5 मरतबा उसके ऊपर बहस हुई। तो पिछले 55 साल के बाद ये बहुत बड़ी कामयाबी है, आपकी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है माशाल्लाह। जिस तरह से पाकिस्तान की अक्कासी की गई दुनिया के अंदर, वो लगता ऐसा है और इंशाअल्लाह होगा कि पाकिस्तान अपनी मईशत बेहतर करता जाए तो मुस्लिम उम्मा की क़यादत जो है वो पाकिस्तानी लीडरशिप के हाथ में। लगता है कि अगर इसी रास्ते पर हम चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आएगी। मैं समझता हूं कि इस मामले के अंदर पाकिस्तान इकट्ठा है, कोई ऑपोजिशन, कोई गवर्नमेंट, कभी कोई इसमें इख्तिलाफ नहीं हुआ। कश्मीर के मामले में हम कश्मीरी भाइयों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकते, हम उनका मुकदमा लड़ते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने आप को खुद कहा है कि ही इज द एम्बेसडर ऑफ कश्मीर टू द वर्ल्ड, और वो इस बात में जारी रखेंगे। मैं इसके साथ साथ उन ममालिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बिलखुसूस चाइना और तुर्की और मलेशिया, सऊदी अरब और OIC ने भी इसके ऊपर रेजिस्टेंस शो किया। तो उन ममालिक का और उन इदारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी और सेक्रेटरी जनरल साहब का भी, कि कश्मीर की खुद इदारियत के मामले को वो पुश करते रहेंगे। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। और कश्मीर के ऊपर जिस तरह से आपने नक्शा पाकिस्तान का, कश्मीर की सही अक्कासी करते हुए कायदे आजम की विजन के एतबार से, अल्लामा इकबाल की फिक्र के एतबार से नए नक्शे का इजरा किया, तो मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा काम था। अब कुछ उन चीजों पर आ जाएं जो आपने करनी है। ये तो वो खुशखबरियां थी जो मैं आपको देना चाहता था, और मैं परेशान हो चुका हूं वो देख देख कर हाल कि लोग नीचे करने की कोशिश करते हैं कौम को। और मेरा फर्ज है इस बात को उजागर करना कि तुम हो, आप हैं ताकतवर, आप में वो ताकत है, आप में वो जुस्तजू है, आप में वो जज्बा ईमानी है कि आप इस कौम को जिस तरह से उठा रहे हैं, आप ये बहुत अजीम कौम बनेगी। मगर अब मैं उन चंद चीजों का जिक्र करना चाहता हूं जो जरूरी हैं। अगले साल फिर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक है औरत का मुकाम माशरे के अंदर। मिसाल के तौर पर मैंने कोशिश शुरू की, और अल्लाह ताला फरमाता है औरत की विरासत के हवाले से, और मैं कुरान में से आपको कोट करता हूं कि तुम्हारे माँ बाप और अक़रबा जो कुछ छोड़ें, इसमें मर्दों का भी एक हिस्सा है, और तुम्हारे माँ बाप और अक़रबा जो कुछ छोड़ें, इसमें औरतों का भी एक हिस्सा है। ख्वाह कम हो या ज्यादा, एक मुतय्यन हिस्से के तौर पर मौजूद है, और इस हक को अदा करना मुसलमानों का फर्ज है। और मैं ये कहता हूं अभी ये पाकिस्तान के अंदर कुछ जगहों पर ऐसी कैफियत है कि जहां औरत को पूरा हिस्सा नहीं मिलता। दूसरी बात, कायदे आजम ने भी कहा कि औरत अपना सही मुकाम जब माशरे में पाएगी, ये 52% या 50% आबादी अगर ये मईशत के अंदर इसका फुल कंट्रीब्यूशन इन इक्वल बेनिफिट्स नहीं होगा तो वो मईशत तरक्की कमजोरी के साथ
کرے گی. میں تعلیمی اداروں میں جاتا ہوں, اتنی اچھی ان کی تعلیم کے اعتبار سے اتنی کوششیں, اور اگر یہ گریجویٹ کرتی ہیں تو کبھی کبھی کچھ پروفیشنل کالج میں 70 اور 80%, مگر ایکچوئل لائف کے اندر وہ یقیناً ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ خاندان کی پرورش کریں. وہ ذمہ داری بڑی ضروری ہے, مگر آئی ٹی کے ذریعے, مختلف طریقوں کے ذریعے اب عورت گھر میں بیٹھ کر, یہ آئی ٹی اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو پرانے وقتوں کی سلائی مشین دی جاتی تھی کہ عورت گھر میں بیٹھ کر اپنا روزگار تلاش کرے. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح سے عورت کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, ایمپاور کرنا چاہیے. اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ مغرب کچھ کہتا ہے, اس لیے کرنا چاہیے کہ اسلام کا اپنا طریقہ کار کے مطابق عورت کا ایک مقام ہے جس تک ہمیں پہنچنا چاہیے اور اس کو فریڈم دینی چاہیے. دیکھیے ریاست کا کیا کام ہے. ریاست کا کام یہ ہے کہ جو رئیس لوگ ہوں اور جو غریب لوگ ہوں, اوپر ٹیکس کرے اور نیچے ٹیکس دے اور اس کی حالات بہتر کرے. پھر ایک یکساں تعلیم دے تاکہ ہر جنریشن میں آدمی محنت کر کے ترقی کر سکے, اور ان کو یہ ریاست کا کام ہی یہی ہے, اوپر سے نیچے لا کر ایک مکس کرتا رہے تاکہ ایک غریب بچہ بھی, اس کو بھی تعلیم کے وہی چیزیں موجود ہوں اس کے پاس, اور پھر ایکول اپارچونٹیز, یکساں اس کو نوکریوں کا امکان ہو. میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے افغانستان کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو معاہدہ امن کے سلسلے میں افغانستان اور امریکہ کے درمیان ہوا, اور طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا, اور افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ بھی, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ امن کا کوشاں رہا ہے. گوادر کے ساتھ جب آپ نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو کھولا تو ماشاءاللہ افغانستان اگر میں امن آئے گا جو عنقریب ہے, تو جو سیکنڈ بیسٹ بینیفیشری افغانستان کے لوگ خود, اور دوسرا بینیفیشری ہے وہ پاکستان ہے اگر اس کے مغربی بارڈر پر امن ہوگا. افغانستان کے بعد ساتھ ساتھ پھر میں پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کی اقتصادی راہداری کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ماشاءاللہ بڑی ترقی ہو رہی ہے اور ہوتی جائے گی, اور انشاءاللہ اس کے ساتھ جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے اور پاورٹی ایلیویشن ہے اس دور کے اندر بھی ہم آ رہے ہیں. اور یہ صرف پاکستان چائنا کا اکنامک کوریڈور نہیں ہے بلکہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ایک تعلق اور امن کا اور ٹرانزٹ کا ڈیولپ ہوگا. میں آخر میں عدلیہ کا مشکور ہوں کہ عدلیہ کی کوشش بھی کرپشن کے حوالے سے اور جلدی حصول انصاف کے حوالے سے جاری ہیں. بڑی مشکل جنگ ہے یہ, جب کرپشن گھن کی طرح معاشرے کو کھانے لگتا ہے تو اس کے خلاف جدوجہد بڑی مشکل ہوتی ہے. میں آخر میں نوجوانوں سے خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی پاکستانیت اور اسلام کے اعتبار سے اپنی جڑوں کو مضبوط کرو. طوفانوں کے اندر وہ لوگ کھڑے رہتے ہیں جن کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں, پیر ان کے طاقتور ہوتے ہیں. تو لہٰذا جس طرف پاکستان جا رہا ہے وہ ایک ترقی کا دور ہے. وہ جو سلور لائننگ تھی کہ بھئی روشنی آئے گی, وہ روشنی آنا شروع ہو گئی ہے. لہٰذا اس 14 اگست کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک موڑ پر آیا ہے, اور پاکستان کے اندر ہمیں اپنی طاقت اور ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو 74واں کی سالگرہ مبارک ہو. پاکستان پائندہ باد.